फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग में एक फूड स्टैंडर्ड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लासेज के अंदर फूड के बारे में बात कर चुके हैं कि फूड क्या होता है, फूड स्टैंडर्ड किस क्या क्या होते हैं। फूड स्टैंडर्ड में अपन ने दो टाइप्स की बात की थी, मैंडेटरी फूड स्टैंडर्ड और वॉलंटरी फूड स्टैंडर्ड। फिर फूड स्टैंडर्ड के लिए इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हो, तो उसमें हमने बात की थी कोडेक्स की बात की थी कि इंटरनेशनली रूप से जो पूरे वर्ल्ड में फूड स्टैंडर्ड को माना गया है, तो किसके अकॉर्डिंग माना गया है फूड स्टैंडर्ड को, तो वो था कोडेक्स। तो कोडेक्स एक फूड स्टैंडर्ड का ही एक ऐसा ग्लोबली माने जाने वाला सिस्टम है जिसको सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब इसी के अंदर जब फूड स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फूड स्टैंडर्ड को मानने से क्या होता है कि किसी भी फूड की क्वालिटी या सेफ्टी को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब किसी भी फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उस फूड की सेफ्टी को रखना ज़रूरी है। और जब अपन फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि ये फूड सेफ्टी को जब अपन कैसे भी फूड इंडस्ट्री लेवल पर या फूड बिजनेस ऑपरेटर जब भी किसी फूड का निर्माण करता है तो उस वक्त उसकी फूड की सेफ्टी को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कर रखा है कि इंडस्ट्री लेवल पे क्या चलाया जाता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जाता है। तो हर कंट्री का लॉबी, फूड लॉबी यही कहता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री का फूड लॉ ये कहता है कि जहाँ भी फूड का कहीं भी निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर उस फूड को निर्माण से किए जाने से संबंधित उस फूड की सेफ्टी होना जरूरी है। और उस फूड सेफ्टी को रखने के लिए जो वहाँ का मैनेजमेंट या सिस्टम काम करता है तो उसको कहते हैं अपन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फूड की सेफ्टी को लेकर अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे जीएचपी है, जीएमपी है, हक्कप प्लान है। तो ये सब चीज़ें क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। ये सब चीज़ें जीएमपी, जीएचपी और हक्कप, ये तीनों चीज़ें क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एक पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी फूड की सेफ्टी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जा सकता है, जिससे वो कोई भी फूड है वो अपने फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके और फूड में किसी भी तरह के फूड के अंदर कोई कंटामिनेशन वगैरह के चांसेज को रोका जा सके। तो इसी संदर्भ में अपन जो सबसे बेसिकली बात करते हैं, अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपन हकअप की। जीएमपी जीएचपी को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि जीएमपी क्या होता है, जीएचपी क्या होता है, और तो लेकिन हम इनसे भी पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हकअप है, क्योंकि जीएमपी जीएचपी के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है लेकिन हकअप थोड़ा सा हमारे लिए क्या रहता है, नया रहता है कि ये हकअप है क्या है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जीएमपी जीएचपी से किस तरह से डिफरेंशिएट होता है और हकअप जीएमपी और जीएचपी से किस तरह से अपने आप में डिफरेंशिएट होता है। अगर हम इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन को अगर हम समझ सकते हैं अच्छे से, तो हम इंटरव्यूअर के द्वारा कोई भी इनसे इस संदर्भ में कोई भी अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम उसका ठीक ठीक जवाब दे सके। क्योंकि फूड लॉ के अंदर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि फूड लॉ का काम ही क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करवाना। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम काम कर सके इसके लिए उसको जरूरत पड़ती है उसके पैरामीटर्स, जैसे जीएमपी, जीएचपी और हकअप। तो देखा जाए तो हकअप के बारे में अगर अपन को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो तो कम से कम इतनी नॉलेज तो हो कि अपन उसको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में कोरिलेट करके उसका ठीक ठीक आंसर दे सके। तो इसी संदर्भ में हम जो अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हकअप। तो हकअप के बारे में जो अब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई हकअप क्या होता है, हकअप क्या नहीं होता है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हकअप क्या होता है और हकअप क्या नहीं होता है। हमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर इसी क्वेश्चन के तौर पे कि हकअप क्या है, और दूसरा उसमें पूछा जा सकता है कि भाई कि हकअप क्या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हकअप। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हकअप का फुल फॉर्म होता क्या है। अगर हकअप के फुल फॉर्म की बात करें
तो हकअप को लिखने में आता है HACCP, यानी हैजार्ड एनालिसिस अप्रेजल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HA यानी हैजार्ड एनालिसिस, CCP यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हकअप की अगर बात करें तो हकअप एक ऐसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी सिस्टम है। हकअप एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी सिस्टम है, जिसको किस बात पर फोकस किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड हैजार्ड को प्रिवेंट कर सके, एलिमिनेट कर सके और उसको रेड्यूसिंग कर सके। यानी कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के निर्माण करते समय हकअप एक ऐसा साइंस बेस्ड सिस्टम होता है जो कैसे न कैसे उस फूड हैजार्ड की मौजूदगी को फूड में वो एलिमिनेट कर सके। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि हकअप किस तरह का सिस्टम हुआ, उस फूड हैजार्ड को रोकने के लिए प्रिवेंटिव सिस्टम हुआ, उसको एलिमिनेटिंग सिस्टम हुआ या उसका रेड्यूसिंग सिस्टम हुआ। ठीक है, तो हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस हकअप को अपने को हमेशा इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम से हमेशा क्या रखना है, इसको फंडामेंटली डिफरेंट रखना है। क्योंकि यह क्या करता है, हकअप आइडेंटिफाई करता है हैजार्ड को और उस हैजार्ड का जो वहां पर मौजूदगी होने के जो चांसेज है, उस चांसेज को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। तो देखिए, अब जो हकअप की बात कर रहे हैं, तो हकअप एक ऐसा सिस्टम है जिसको पहली बार नासा ने 1960 के अंदर इसको फॉलो करवाया था। कि जब क्या हुआ था कि जब स्पेस के अंदर जब भेजने थे वहां पर स्पेसमैन, तो उनके लिए क्या था, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट की उनको जरूरत थी। एक ऐसा फूड प्रोडक्ट जो हर तरह के हैजार्ड या कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट होना चाहिए जो लंबे टाइम तक फूड स्पेस के अंदर एज सच उसकी सेफ क्वालिटी के रूप में वो मौजूद रह सके। तो इसके लिए सबसे पहले हकअप को लिए क्या किया था, नासा ने पिल्सबर्ग कंपनी से क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि स्पेस के अकॉर्डिंग फूड तैयार किया जाए। तो पहली बार स्पेस फूड को तैयार करने के लिए हकअप सिस्टम का फॉलो किया गया था। तो ये हमको थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के तौर पे पता होना चाहिए कि हकअप सिस्टम को सबसे पहली बार कहाँ पे फॉलो किया गया था। तो देखिए क्या है कि हम अपना जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पे आते हैं कि हकअप है क्या और हकअप क्या नहीं है। तो हकअप के लिए बोले कि हकअप क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हकअप एक इस तरह का सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है उस बेस्ट वे को। हकअप एक ऐसा सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है एक बेस्ट वे, यानी एक ऐसे तरीके को जो एलिमिनेट करता है, रेड्यूस करता है उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होने वाले हैजार्ड को ड्यूरिंग फूड हैंडलिंग एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो फूड का जब भी निर्माण किया जा रहा है या फूड को जब भी हैंडल किया जा रहा है, तो उसके अंदर हैजार्ड के मौजूदगी होने के चांसेस को क्या किया जा सके, कम किया जा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये हकअप है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है कि आप इस तरह का कोई भी इंडिविजुअल प्रोसेसर यानी कि यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, किसी भी पर्टिकुलर फूड सेफ्टी एनवायरनमेंट के अंतर्गत किसी फूड को निर्माण करता है, तो वो एनवायरनमेंट किस कंडीशन में होना चाहिए, कंट्रोल कंडीशन में। तो उस पर्टिकुलर फूड का निर्माण जहां पर हो रहा है वहां के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कंडीशन में लाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, हकअप को काम में लिया जाता है। यानी हकअप को कोई भी इंडिविजुअल प्रोसेसर यानी मैन्युफैक्चरर खुद डेवलप कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है जिस जगह पर जहां पर फूड का निर्माण किया जाना है। तो वहां का जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर है वो उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, हकअप कह सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि जब कभी हम इस तरह के अलग अलग फूड प्रोसेसिंग या फूड हैंडलिंग की जब टेक्निक्स को अपनाते हैं, तो हम कुछ सेम प्रिंसिपल्स है, कुछ हकअप के ऐसे सेम प्रिंसिपल्स है जिनको हमेशा उस फूड प्रोसेसिंग के दौरान उनको अप्लाई कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हकअप जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या करते हैं, किसी भी फूड के प्रोसेसिंग या हैंडलिंग के दौरान उसको सूटेबल कंडीशन में रखने का काम करते हैं। तो उन 7 बेसिक प्रिंसिपल्स को ही क्या कहा जाता है, हकअप कहा जाता है या हकअप सिस्टम कहा जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि हकअप क्या है। अब इसी का जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हकअप क्या नहीं है, तो इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो देखा जाए कि हकअप क्या नहीं है, तो ध्यान रखिए, हकअप कोई किसी तरह का क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। ध्यान रखना, वापस सुन लीजिए, हकअप किसी तरह का कोई क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। यद्यपि हकअप के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को, कम क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये प्रोग्राम सीधा सीधा उस प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है। क्योंकि अपन ने हकअप के लिए पहले ही कह चुका है कि हकअप का काम क्या होता है कि उस हैजार्ड की, फूड हैजार्ड की अवेलेबिलिटी को कम करना है, न कि उस फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। यहाँ पर फूड की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हकअप सिस्टम अप्लाई किया जाता है, न कि फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हकअप सिस्टम अप्लाई किया जाता है। यानी कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी दोनों के अंदर डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हकअप फूड सेफ्टी प्रोग्राम है, न कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि हकअप इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा, हकअप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। भारत के अंदर हकअप कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है कि आप सोचो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या बिजनेस ऑपरेटर को किसी भी फूड का निर्माण किया जा रहा है तो वहां पर हकअप का फॉलो किया जाए और ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको मैंडेटरी कर रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकअप एक 100% आउन प्रोग्राम है। आउन प्रोग्राम से मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोसेसर है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो हकअप सिस्टम को फॉलो करना चाहता है या फॉलो नहीं करना चाहता है। लेकिन होता यही है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर हकअप को फॉलो करेगा तो उसके अंदर, फूड के अंदर कंटामिनेशन होने के चांसेस हमेशा कम रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर हकअप एक गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर जब किसी फूड का निर्माण करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा डिजाइन तो जीएमपी के अकॉर्डिंग होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल है। जीएमपी एक गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम है। लेकिन अगर यहाँ पर जीएमपी अगर फॉलो नहीं होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर तो वहां पर वो पनिशेबल है। लेकिन हकअप के केस में ऐसा नहीं है। हकअप कोई किसी तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, हकअप के लिए धारणा है कि भाई कि हकअप एक टोटली मेंटेनेंस फ्री प्रोग्राम है, ऐसा भी नहीं है। हकअप को जब अप्लाई करोगे किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर या मैन्युफैक्चर या प्रोसेसर जब भी कुछ कहीं भी अप्लाई करेगा तो हकअप सिस्टम को अप्लाई करने के लिए वहाँ का जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो अकोमोडेशन है, वहाँ के अंदर जो भी मशीनरी है, उन सब चीज़ों को हकअप के अकॉर्डिंग अगर मेंटेन करना है तो उन सब चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चार्जेस तो होगा। तो हकअप कोई भी इस तरह का मेंटेनेंस फ्री प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह से हम जो बात कर सकते हैं कि हकअप के रिगार्डिंग कि हकअप क्या फूड सेफ्टी की गारंटी देता है? जी नहीं, हकअप किसी तरह की फूड सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दे रहा है। हाँ, अगर कोई भी वेल डिजाइंड हकअप सिस्टम को अगर फॉलो करता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर, फूड के अंदर हैजार्ड के होने की मौजूदगी के चांसेस को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने किसी भी फूड रॉ मटेरियल को खरीद के आके इंडस्ट्री के अंदर आपने क्या किया कि हकअप सिस्टम अप्लाई करके फूड के अंदर हैजार्ड के चांसेस को तो रोक दिया आपने, यानी कि कंटामिनेशन के चांसेस को तो रोक दिया। लेकिन आपको क्या पता है
कि जिस जगह से आप, जिस फार्म से आप उस रॉ मटेरियल को परचेज करके ला रहे हो, फूड मटेरियल को परचेज करके ला रहे हो, तो वहां पर किसी तरह का कोई भी कंटामिनेशन हो जाए या किसी भी कोई वहां पर कोई भी वेटनरी रेसिड्यू या कोई भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू अगर मौजूद हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हक्कप सिस्टम एलिमिनेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हक्कप फूड सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं देता है। तो यहां तक अब समझ चुके होंगे कि हक्कप क्या है, हक्कप क्या नहीं है, जिसके अंदर हमको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि हक्कप सिस्टम के बारे में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो कि हक्कप क्या होता है और हक्कप क्या नहीं होते हैं। अब इसके बाद में हम हक्कप सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हक्कप सिस्टम के अंदर बेसिकली ऐसे क्या कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी फूड हैजार्ड के चांसेज को कम करने में हेल्प करते हैं। तो अगला जो पार्ट है और जो अगला क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है वो पुटअप हो सकता है कि हक्कप सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली कौन सा कंपोनेंट हक्कप सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। हाँ जी, हक्कप सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक कंपोनेंट होता है उसका प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका हक्कप प्लान। यानी कि प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम प्लस हक्कप प्लान दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, हक्कप सिस्टम बोला जाता है। तो हक्कप सिस्टम को समझने के लिए पहले जरूरी है कि प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम को समझना जरूरी है। हक्कप सिस्टम को सही तरह से चलाने के लिए जरूरी है कि प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम को फॉलो करना जरूरी है। प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम में लिए जाने वाले जितने भी उपकरण वगैरह है, जैसे कहीं पर कोई ग्लास काम में लिया जा रहा है, कोई ब्लेड्स काम में लिए जा रहे हैं, या जो भी वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, तो जिस जगह पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वहां का चारों तरफ का जो भी अकोमोडेशन है, एनवायरनमेंट है, वो पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। यानी कि उस एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल कोई किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। तो प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम अगर आप सही तरह से अगर उसको प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम अगर आपका सही है तो जो बेसिक जो एनवायरनमेंट है उसके कंटामिनेशन के चांसेज को रोक के रखना चाहिए। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अंदर से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलर चलाए जा रहे हैं। अब उस कूलर को चलाया जा रहा है तो उस कूलर के अंदर कोई भी माइक्रोब्स की अगर ग्रोथ हो रही है तो जाहिर सी बात है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ जो कूलर के अंदर हो रही है वो एयर के थ्रू कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई कि जो भी वो कूलर, वाटर कूलर काम में लिया जा रहा है या कुछ भी काम में लिया जा रहा है, एयर कूलर काम में लिया जा रहा है, तो उसके अंदर बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये सब साफ सफाई कहाँ से डिसाइड होगी, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम से डिसाइड होगी, ठीक है। और इस तरह के जो भी ये प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम है इसको सही तरह से चलाया जाएगा तो इसके लिए क्या रहती है, सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, या जीएमपी का फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू इस प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम को सही तरह से चलाया जा सके। दूसरी तरफ जब बात करते हैं अपन हक्कप प्लान, यानी कि हक्कप सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है, थीम किसकी होती है, हक्कप प्लान। यानी कि जो हक्कप सिस्टम के जो 7 प्रिंसिपल्स आते हैं वो रियल में वो 7 प्रिंसिपल किसके अंतर्गत आते हैं, उसके हक्कप प्लान के अंदर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। हक्कप सिस्टम के अंदर जो 7 प्रिंसिपल्स आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, हक्कप प्लान के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि रियल में हक्कप प्लान है क्या चीज है, कि तो देखिए क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री लेवल पर किसी भी हक्कप प्लान को तैयार करने के लिए क्या तैयार की जाती है, वहां की हक्कप टीम तैयार की जाती है। उस हक्कप टीम के अंदर एक कोऑर्डिनेटर होता है। इनका काम क्या होता है कि जो भी हक्कप की टीम है उन सबकी टाइम टू टाइम पे क्या होनी चाहिए कि ट्रेनिंग करवाई जानी जरूरी है, जिससे कि हक्कप का सही ढंग से फॉलो करवाया जा सके। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि हक्कप प्लान 7 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
इन 7 प्रिंसिपल के अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है आपके सामने कंडक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस। कंडक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस यानी कि सबसे पहले जो भी हैजार्ड है उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना। हैजार्ड एनालिसिस के अंदर विश्लेषण करने से मतलब यहाँ पर हुआ कि जिस तरह का हैजार्ड किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर जो मौजूद होने वाला है उस हैजार्ड का आइडेंटिफाई करो कि वो हैजार्ड है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के रूप में मौजूद है या केमिकल हैजार्ड के रूप में मौजूद है या किसी फिजिकल हैजार्ड के रूप में वो मौजूद है। यानी कि सबसे जरूरी चीज़ तो हो गया कि आने वाले फूड के जो हैजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो हैजार्ड अगर किस रूप में मौजूद है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखा जाए तो हकअप सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही क्या है, किसी भी हैजार्ड का एनालिसिस करना। तो आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हकअप सिस्टम या किसी भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेसिकली उसका हार्ट क्या होता है, हार्ट का मतलब बेसिकली यही एक चीज है जिसका अगर पता लग जाए तो अपन सब कुछ चीजों को टाइम रहते सही कर सकते हैं। तो हैजार्ड एनालिसिस एक हार्ट है किसी भी सक्सेसफुल फूड सेफ्टी सिस्टम का या हकअप सिस्टम का एक हार्ट है जिसके थ्रू अपन हैजार्ड को एनालिसिस कर सकते हैं। तो हकअप जो टीम होती है वो सबसे पहले हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करती है, फिर उसके बाद में उस हैजार्ड को इवेल्युएशन किया जाता है। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में तो हैजार्ड को कैटेगराइज किया जाता है कि ये हैजार्ड बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल हैजार्ड है। हैजार्ड इवेल्युएशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आपका हैजार्ड है वो जब किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है तो वो कितना सीवियर है उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को खराब करने के लिए। तो उसकी हैजार्ड की आइडेंटिफाई करो, उसकी पोटेंशियल यानी उसकी ताकत देखो कि वो कितना किसी फूड प्रोडक्ट को खराब कर सकता है, उसकी सीवियरिटी देखो कितना वो खराब कर सकता है। तो इस हैजार्ड एनालिसिस के थ्रू डिफाइन किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा आपके हैजार्ड को कि आपका जो हैजार्ड मौजूद है उसका कारण क्या है। अगर कुछ हैजार्ड ऐसे हैं जिनके अगर आपको कारण पता चल जाते हैं कि ये हैजार्ड इस पर्टिकुलर कारण की वजह से मौजूद है तो उसको बोलते हैं रीजनेबल लाइक टू अकर्स, RLTO। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैजार्ड होते हैं जिनके कारणों को ठीक ठीक पता करना इतना आसान नहीं होता है तो उनको बोलते हैं नॉट रीजनेबल लाइक टू अकर्स। ठीक है, रीजनेबल लाइक टू अकर्स यानी RLTO तो वो तरह के हैजार्ड को कैटेगराइज करते हैं जिन हैजार्ड की मौजूदगी होने का बिल्कुल एक साइंटिफिक एविडेंस मौजूद होता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया, अगर आपने उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आपने नहीं रखा और उससे अगर वो टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा रहता है तो वो उसके अंदर फूड हैजार्ड मौजूद रहेगा। और अगर आपने टाइम रहते हुए उस हैजार्ड को दूर करना है तो आपको उसको टेम्परेचर को करेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, उस हैजार्ड को एलिमिनेट कर सकते हो। यानी रीजनेबल लाइक टू अकर्स इस तरह के हैजार्ड्स होते हैं जिनको क्या रहता है कि जिनके साइंटिफिक कारण होते हैं कि इस वजह से ये हैजार्ड मौजूद है और इसको अपन क्या कर सकते हैं, टाइम रहते हुए इसको एलिमिनेट किया जा सकता है या रोका जा सकता है। दूसरी तरफ आपके नॉन रीजनेबल लाइक टू अकर्स होते हैं जिनके कोई साइंटिफिक कोई बेस तो नहीं होता है उनका, लेकिन साइंटिफिक बेस तो नहीं होता लेकिन उनको एक जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ भाई कि इस कारण से ये हैजार्ड हो सकता है। जैसे एक हल्का सा भी अपन ने एयर कूलर वाला एग्जांपल लिया था कि अगर एयर कूलर के अंदर ही माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो कभी भी आपके फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकता है। तो ये दूसरा कौन सा हो गया, नॉन रीजनेबल लाइक टू अकर्स हो गया। तो हैजार्ड के हकअप सिस्टम के अंदर किसको मेन माना जाता है, RLTO को। RLTO को दूर करने के लिए ही हकअप सिस्टम मेनली रूप से काम करता है। NRLTO के लिए क्या चलाया जाता है, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू NRLTO को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल फर्स्ट था जो किसके लिए था, कंडक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस। इसके बाद जो बात करेंगे हम प्रिंसिपल सेकंड की बात करेंगे, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हाँ जी, प्रिंसिपल फोर्थ, एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर। मॉनिटरिंग करना जरूरी है क्योंकि आपने इससे पहले हैजार्ड एनालिसिस किया है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपने डिसाइड किए हैं, क्रिटिकल लिमिट आपने डिसाइड किए हैं।
तो क्या है कि अब जो अभी आपकी क्रिटिकल लिमिट थी, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है। क्रिटिकल लिमिट आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में आपने डिसाइड की है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सब की मॉनिटरिंग होना जरूरी है ड्यूरिंग प्रोसीजर। कि आपको मॉनिटरिंग इसलिए की जा रही है कि जब आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिसाइड करके, जब आपने क्रिटिकल लिमिट उसकी डिसाइड कर ली है, तो अब सब कुछ फूड हैजार्ड आपके कंट्रोल कंडीशन में है कि इन क्रिटिकल लिमिट या क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को अगर आप कंट्रोल कंडीशन में रखोगे तो आप फूड हैजार्ड के होने के चांसेज को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ये सब चीजों के लिए क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना जरूरी है। जब कभी आपको लगता है कि मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग के टाइम में मान लीजिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ऐसा अगर फूड प्रोसेसिंग के टाइम में डेविएशन आया, उस वक्त मान लीजिए कि क्रिटिकल लिमिट से अगर डेविएशन होता है, उस कंट्रोल पॉइंट से अगर डेविएशन निकल के आता है, तो आपको उस वक्त तुरंत उस क्रिटिकल लिमिट को कैसे चेंज करना है, उस कंट्रोल पॉइंट को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें कहाँ से पता चलेगी, मॉनिटरिंग से पता चलेगी। तो इसके लिए क्या रहना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ रहना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो जो भी क्रिटिकल लिमिट है, कंट्रोल पॉइंट है, वो सब मेंशन होने चाहिए और टाइम टू टाइम उनको कंटिन्यूअसली या फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और जब भी अगर उसमें कोई भी डेविएशन आता है तो उस डेविएशन को ठीक करना जरूरी है। तो आप यहाँ पर कोई भी डेविएशन या कोई भी हैजार्ड से रिलेटेड आपको चांस लग रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल नहीं है और हैजार्ड की मौजूदगी होने के चांसेज हैं यहाँ पे, तो तुरंत आपको करेक्टिव एक्शन लेना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सब कुछ सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रिंसिपल 4 के अंदर यही रहता है कि मॉनिटरिंग करते रहो, फ्रिक्वेंटली करो चाहे कंटिन्यूअसली करो, और हमेशा ट्रैक करते रहो कि सब कुछ प्रोसेस कंट्रोल कंडीशन में है या नहीं है। अगर कोई भी कंट्रोल का लॉसेस दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसके लिए आप क्या करो कि उसको करेक्शन करना जरूरी है। तो इस मॉनिटरिंग करने के लिए या इस तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग मॉनिटरिंग के प्रोसीजर के दौरान, जिससे कि आगे कोई एक्शन लिया जा सके। प्रिंसिपल 5 जो आता है इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन के अंदर यही है कि अगर आपको जब मॉनिटरिंग करने पर आपको कोई भी डेविएशन मिलता है क्रिटिकल लिमिट से, तो तुरंत आप उसका करेक्शन कर सकते हैं और उस डेविएशन के चांसेज को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपने टाइम टू टाइम अगर करेक्टिव एक्शन ले लिया तो उसके बाद में आप जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो सब आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे और इस तरह से आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हैजार्ड के होने के चांसेज को खत्म कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट उस तरह के डेविएशन से अफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले प्रिंसिपल 4 में मॉनिटरिंग भी जरूरी है और उसके बाद उस बेस पे यहाँ पे 5वें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हैं कि अब इस तरह का जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, अब तक के जितने भी स्टेप्स को पूरा करने के लिए क्या किए हैं अपन ने, हकअप प्लान के अंतर्गत इन सब के पहले से ही क्या कर लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए जाते हैं कि जब हम फूड प्रोसेसिंग करने जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, जब उस प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उस वक्त हमको इन सब डॉक्यूमेंट को एक बार क्या करना जरूरी है, उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। टाइम टू टाइम हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह का वेरिफिकेशन करने से क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट को फूड हैजार्ड से बचाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर छठे नंबर का जो प्रिंसिपल 6 है उसके अंदर उस वेरिफिकेशन के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर 4 प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। वैलिडेशन किया जाता है, वैलिडेशन जो भी इक्विपमेंट या उपकरण है, मशीनरी काम में आने वाली है, उन सब का वैलिडेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम पर। ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस क्या रहता है, पूरा सिस्टम फंक्शनली सही तरह से काम कर सके उसके लिए वेरिफिकेशन रहना चाहिए। आपको रीअसेसमेंट भी करना पड़ेगा कि जरूरत पड़ी आपको टाइम टू टाइम पर उनका क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट को पीरियोडिकली आपको चेक करते रहना चाहिए। जब आपका प्रोसीजर चल रहा हो उस वक्त भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके मॉनिटरिंग के लिए अपना रहे हो उस वक्त उन सब मॉनिटरिंग वाले डॉक्यूमेंट को टाइम टू टाइम तक पीरियोडिकली आपको रीअसेसमेंट करते रहना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह उन सबको कैलिब्रेट करवा सकते हो। आप अपना जो भी है हकअप प्लान है उसको गवर्नमेंट से क्या करा सकते हो, वेरीफाई भी करवा सकते हो कि आप लोगों को ये कस्टमर के अंदर आपका फेथ बढ़े। इसके लिए आप कह सकते हो कि भाई कि हमने जो हकअप प्लान किया है
उसको हमने गवर्नमेंट से भी वेरीफाई करवा रखा है। हालांकि हम पहले कह चुके हैं कि हक्कप प्लान कोई गवर्नमेंट से इसका कोई कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि हम हमारी इच्छा से गवर्नमेंट वेरिफिकेशन इसको हक्कप प्लान के लिए गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, जब सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, हर तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेल प्रॉपरली प्रिंसिपल 7 के अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, कि जब कभी आपको ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग के टाइम में किसी रिकॉर्ड की, किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, कोई भी रिसर्च आर्टिकल की जरूरत पड़े, इन सब चीजों को आप उस वक्त अवेलेबल इजीली हो जाए, तो उसके लिए 7 नंबर का जो प्रिंसिपल्स आता है वो क्या आता है, एस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग का प्रिंसिपल आता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हक्कप का ये जो सिस्टम था, तो हक्कप के अंदर अपन ने बताया कि हक्कप क्या है, हक्कप क्या नहीं होता है, हक्कप के कंपोनेंट कौन से होते हैं। हक्कप में 2 कंपोनेंट थे, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम प्लस दूसरा उसका हक्कप प्लान, यही मिलके क्या कहलाता है, हक्कप सिस्टम कहलाता है। तो हक्कप सिस्टम के इस हक्कप प्लान में ये 7 तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन, किसी भी फूड सेफ्टी को रखने में अपने को हेल्प मिलती है। तो यहाँ तक जो अपन ने हक्कप से रिलेटेड बातें की थी। अब आगे जो भी हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि इंटरव्यूअर आपसे किस तरह के हक्कप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, और वो किस तरह से आपकी डेली रूटीन लाइफ, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरर, वहां पर किस तरह से हक्कप को वो फॉलो करता है, उनसे रिलेटेड क्या क्या इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पे। आगे की क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिए।